नाज़रीन, मुल्क में महंगाई बुलंद तरीन सतह के ऊपर इस वक्त मौजूद है। गरीब के लिए जीना मुश्किल है, 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल है। और जो सरकारी आदाद शुमार हैं, जो इदारा शुमारियात है, उसके मुताबिक जो 18.58 शरह पर महंगाई है। लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान अब भी सस्ता तरीन मुल्क है। और महंगाई के हवाले से जो वजूहात बयान की जाती हैं कि मुल्क में जो महंगाई है उसकी वजह एक तो इंटरनेशनल मार्केट है, लेकिन दूसरी वजह बयान ये की जाती है कि करप्शन है। और करप्शन और इन दो वजूहात की बुनियाद के ऊपर वो कहते हैं कि महंगाई हुई है, लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि सस्ता तरीन मुल्क है। आपको ये बताएं कि आज से ठीक 10 साल पहले जब हुकूमत में नहीं थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जब वजीर आजम साहब जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर जा जाकर जलसे और जुलूस करते थे, जब बड़े बड़े मगरमच्छों की बात करते थे, जब लूटी हुई दौलत लाने की बात करते थे इख्तिदार में आ जाने के बाद, उस वक्त क्या ख्यालात थे, क्या कहते थे, ये आपको सबसे पहले दिखाते हैं और उसके बाद आगे चलेंगे। हम आपको करप्शन का मुकाबला करके दिखाएंगे। सबसे बड़े ये बड़े बड़े मगरमच्छों को हम इंसाफ के कटारे पे खड़ा करेंगे। स्विस बैंक में पाकिस्तानियों का कितना पैसा पड़ा है? तकरीबन 100 अरब डॉलर। ये कौन लेके आएगा वापस? ये आपका खादिम इंशाअल्लाह इमरान खान लेके आएगा। ये तो 10 साल पहले की बातें थी और यकीनन सब्ज बाग ही थे। लेकिन आज जब 2018 के अंदर इख्तिदार मिला और इख्तिदार मिलने के 3 साल बाद जो बातें कही जा रही हैं, मामला वहां से पैसे लाने तक, बड़े बड़े मगरमच्छों को इंसाफ के कटहरे में लाकर खड़ा करने तक, अब बात पहुंच चुकी है मन्नतों और तरल्लों के ऊपर कि किस तरीके से वो मन्नत तरल्ले कर रहे हैं। जरा वजीर आजम साहब की इस बात को दिखाते हैं। बहुत महंगाई हो गई, तो मेरी सिर्फ 2 बड़े खानदानों से एक रिक्वेस्ट है। मैं आपसे बल्कि रिक्वेस्ट करता हूं कि 30 साल में जो आप 2 खानदानों ने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, आधा भी आप पैसा पाकिस्तान ले आए हैं। मैं आपसे अपनी कौम से वादा करता हूं, सारे खाने पीने की चीजों की कीमतें मैं आधी कर दूंगा। मेरी सिर्फ 2 बड़े खानदानों से एक रिक्वेस्ट है। मैं आपसे बल्कि रिक्वेस्ट करता हूं, 2 बड़े खानदानों से रिक्वेस्ट, इल्तिजा, मन्नत तरल्ला। लेकिन आज मियां वाली का दौरा किया उन्होंने और जो बात उन्होंने वहां पे कही और कहा यह कि जनाब हर किसी से बात हो सकती है, लेकिन मुल्क से लूटी हुई दौलत ले जाने वालों से कोई बात नहीं होगी, कोई मफाहमत नहीं होगी। यानी कहा अगर यह जाए कि जो लूटी हुई दौलत वापस लाने की बात है, जो इंसाफ के कटहरे में खड़े करने वाली बात है, वो सारा नैरेटिव जो है वो पसे पुश्त रह गया। और आज खान साहब कहते हैं कि वो कोई बात नहीं करेंगे। इसी तनाजुर में आज उन्होंने क्या कहा यह भी आपको दिखाते हैं। आज इसी चीज के ऊपर बात करेंगे कि चले मान लिया बैनुल अक़वामी मार्केट के अंदर महंगाई है, लेकिन महंगाई का एक सबब और एक वजह करप्शन भी है, लूटी हुई दौलत बाहर ले जाना भी है। उसको वापस लाने के हवाले से खुद प्राइम मिनिस्टर साहब कह चुके हैं कि अगर ले आए तो जितनी भी कीमतें हैं वो वादा उन्होंने किया है कि वो आधी कर देंगे। लेकिन ये लाएगा कौन? इंसाफ के कटहरे में खड़ा कौन करेगा? एहतसाब अगर होगा तो कैसे होगा? स्विस बैंकों से जो 100 अरब डॉलर वापस आने थे वो कब आएंगे? और अगर बातचीत ही नहीं होनी है, मफाहमत नहीं होनी है, अगर उनसे कोई डिस्कस ही नहीं होना, तो फिर इंसाफ के कटहरे में ये सब लोग आके खड़े कैसे होंगे? इसी पर आज हमने बात को आगे लेकर चलना है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमशेद इकबाल चीमा साहब। थैंक यू सो मच सर। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है, स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन करेंगी रुमीना खुर्शीद आलम साहबा, रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून, और सेनेटर शहादत अवान साहब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के मेरे साथ मौजूद होंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। चीमा साहब, आपसे मैं आगाज करता हूं, ये इंसाफ के कटहरे में कब खड़ा किया जाएगा और लूटी हुई दौलत पाकिस्तान कब वापस आएगी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक तो यह है कि हुकूमत का रोल क्या है, उसमें हुकूमत अपना रोल प्ले करे। दूसरा है कि आपके जो मतलब अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आपके अदारे हैं वो अपना रोल प्ले करें। उसमें आपकी नैब है और आपका यू कैन से दिस अदालत है, उन्हें रोल प्ले करना है। तो हमने तो रेफरेंस थे या इंक्वायरी थी या केसेस थे, हमने तो अपना काम किया है, कर रहे हैं। और हमसे पहले ये काम आपस में 2 लोगों ने भी किया है।
पीपल्स पार्टी ने नून लीग के खिलाफ किया और नून लीग ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी किया है। लेकिन आप कह लें कि चीज़ें कंक्लूड नहीं हो रही। तो रिसेंट जो रिपोर्ट आई है आप कह लें मशकूक तो है डेफिनेटली, बट कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर है उसमें सब्सटेंस है। ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की कि आदिल गिलानी की अपनी हैसियत उसमें मशकूक है कि पिछली बार वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रहे 5 साल, वो तो 5 साल रहने वाले अपोजिशन में जब आप थे, जब आप हुकूमत में नहीं थे, तो वही ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट्स को आप लोग कोड भी करते थे, उसी पे आप हुकूमतों पे कहते थे कि देखिए करप्शन कितनी बढ़ गई है। उस वक्त आपको अच्छी लगती थी, आज आपको उनका किरदार मशकूक नजर आता है। सुन लेना क्यों, मैंने वजह पहले बताई है ना, बाकी तो बाद में अगर मैं वजह ना बताता फिर आपके बात बनती थी। मैंने वजह बताई है कि देखें आदिल गिलानी साहब वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइज़र बन गए थे। वज़ीर-ए-आज़म का एडवाइज़र कभी भी एक न्यूट्रल एजेंसी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है या कंट्री हेड है, वो किसी न्यूट्रल किसी वज़ीर-ए-आज़म का या हुकूमत का, सबसे ज़्यादा करप्शन तो हुकूमत में होती है ना, जो भी हुकूमत होती है उसके अंडर करप्शन होती है। अगर उसी हुकूमत में आप वज़ीर-ए-आज़म हाउस के में बैठते हैं, वहाँ पे ओहदा ले लें, पोजीशन ले लें, सैलरी ले लें, दफ्तर ले लें, और फिर आप 2011 के बाद आदिल गिलानी साहब की रिपोर्ट नहीं आई कोई भी, 2021 में आई है। पहले 5 रिपोर्टें हैं, 2001 से लेकर 2002 से लेकर 2011 तक आदिल गिलानी की 5 रिपोर्टें हैं, और 2011 के बाद 10 साल कोई रिपोर्ट नहीं, अभी 2021 में आई है। तो इस वो मैं समझता हूँ वो एक गलत चीज़ थी, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि उनकी वो क्रेडिबिलिटी नहीं है। लेकिन फिर भी सब्सटेंस है कि एक फॉर्मेट है जिसकी बुनियाद पे चीज़ें चले, आप उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल करते हैं, लेकिन मेरा जो बुनियादी सवाल है ना, जो आज मैं एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ, वो ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब 2 वजूहात बयान करते हैं। एक तो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ने वाली कीमतें, वो महंगाई का सबब है। दूसरा आपकी जो करप्शन है, और करप्शन के हवाले से वो ये कहते हैं कि ये 2 खानदान लूटी हुई दौलत अगर वापस ले आए तो मैं कीमतों को आधा कर दूंगा। ये दौलत वापस आ क्यों नहीं रही? भाई चले मान लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट की कीमतें कम हो जाएंगी, कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन इनका लूटा हुआ माल जो है वो तो खान साहब ने 10 साल पहले कहा था कि ये आपका खादिम ये वापस लाएगा। देखिए, पहली बात तो ये कि जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि इंटरनेशनल एक फिनामिना है, उसका एक इम्पैक्ट है, इस बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। जो दूसरी बात है कि जी ये जो लूटी हुई दौलत वापस आ जाएगी तो महंगाई कम हो जाएगी, इससे पार्शियल इत्तेफाक करता हूँ मैं। पहली बात तो ये कि ज़ाहिर है एक 23 करोड़ का मुल्क, वो सिर्फ उस दौलत से इतनी ज़्यादा खुशहाली नहीं आ सकती। और दूसरी बात है इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो सेफ हेवन्स हैं दुनिया में करप्शन की सेफ हेवन्स जो हैं वो सपोर्ट करती हैं करप्शन को, या लूटी हुई मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे को सपोर्ट करती हैं, वो सेफ गार्ड करती हैं। मैं नहीं समझता कि लंदन पैसे वापस दे देगा, अमेरिका में पैसे वापस दे देगा, ये बाकी मतलब आपके पनामा वाले में पैसे वापस दे देंगे। वो जो भी रुकावट एक हुकूमती लेवल पे हो सकती है वो करेंगे। चीमा साहब एक पॉइंट जो मैं आगे चलूंगा, इसी पॉइंट के ऊपर सारा नैरेटिव बिल्ड हुआ था 2018 के इलेक्शंस के ऊपर कि लूटी हुई दौलत वापस लाई जाएंगी, और जो आपने बात की है कि इतना आसान नहीं है, तो इसीलिए मन्नत तरलो पे लगता है मुझे कि प्राइम मिनिस्टर साहब आ गए। रुमीना साहबा, क्यों नहीं ले आते हैं लूटी हुई दौलत वापस? क्यों नहीं? क्योंकि आपसे तो मफामत होनी नहीं है, कुछ ले आए तो यहाँ पे महंगाई कम हो जाएगी, आवाम का भला हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मदू करने का। पहले तो आप देखें कितनी खूबसूरत उन्होंने बात की, उन्होंने कहा हुकूमत के अंडर सबसे ज़्यादा करप्शन होती है, यानी कि ये तो मान गए ना कि अपनी हुकूमत के अंडर भी हो रही है। हम लोग तो थे ही गलत, या हम लोग तो है ही बुरे, या पता नहीं जो कुछ भी उनको लगता है। लेकिन आप ये देखें, चले 2 मिनट के लिए आप ये मान लें कि लूटी हुई दौलत जौन सी है वो बाहर पड़ी हुई है, जो अंदर इतना सारा कुछ लूटा गया उसके बारे में क्या ख्याल है? आप मुझे बताएं, आटा की करप्शन का केस, चीनी का, फिर उसके बाद उन तमाम चीज़ों को भी चलें, अगर बहुत उस बहसो मुबाहिसे में पड़े जिसका अपने मुंह से प्राइम मिनिस्टर ने इकरार किया था, वो दवाइयों का स्कैंडल था, आपको याद होगा। और उस पे उन्होंने कहा था कि ये तमाम जो कुछ भी गलतियां हुई हैं, जो कुछ हुआ है, वो तो लूटा नहीं ना, उन्होंने कहना था उसको हल किया जाएगा और वो पैसा बैतुल माल को दिया जाएगा। तो उस पे 3 सालों में क्या हुआ? उस पर भी जवाब दें, वही ले आए। और दूसरी बात यह है कि जब इनके लिए कोई चीज हो तो वो अच्छी है, जो किसी और के उस पर आए तो वो गलत है। अब इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक 2013 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो उस टाइम पे 127वें नंबर पे था पाकिस्तान, और 2018 में वो तो रिपोर्ट को क्रेडिबिलिटी वो अब नहीं देंगे ना, पहले तो वो उसी को ले रहे थे। चलो इनको कौन सुनते, लेकिन देखिए पर्सनली कैपेसिटी में वो जो मर्जी करते रहे, आखिर किसी इदारे की कैपेसिटी। अब यहाँ पर अगर ये बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर कई लोग ऐसे हैं जिनको आप लोगों ने फायदे दिए हुए हैं, उनके नाम भी मौजूद है, रिपोर्टें भी मौजूद है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप मीडिया पे दिखाइएगा। सोशल मीडिया की टीम के हेड जो उनसे उनको कहां से कहां
वहाँ बिठा दिए, किन के लोगों को लेबॉर्टरीज जो सी हैं उनके भी लाइसेंस मिल गए, तो ये बातें ये जाने दें, ये बातें कहाँ करेंगे। लेकिन उस टाइम पे पाकिस्तान हमारे दौर में 1017वें नंबर पे आया और आज पाकिस्तान रिपोर्ट के मुताबिक 124वें नंबर पे गया, यानी कि वर्स्ट बैक हुआ है। तो ये बातें जो है वो रहनी दें। और दूसरी बात, ये एनआरओ नहीं दूंगा, मुफाहमत नहीं करनी हो, भाई आपसे मुफाहमत की बात एनआरओ मांग कौन रहा है? आप होते कौन है देने वाले? ठीक है, और हमने जो चीजें अदालत में हैं हम उनका मुकाबला कर रहे हैं, फैसले अदालत ने करने हैं। और नैब की बातें और इधर उधर की बातें जो उनसी करनी है, जब आपके पास कुछ हो ना, तो मेरे हम वतनों में आपको क्या कहूं, तो वो यही रोने वो आज रो रहे हैं, बिकॉज ही हैज नथिंग टू गिव। और पाकिस्तान को उन्होंने वाकई एक ऐसा मुल्क बना दिया है जो कि मौत के लिए बहुत सस्ता है। राइट सेनेटर साहब, ये मुझे बता दीजिएगा कि ये वैसे जो लूटी हुई दौलत की बात की जाती थी है, ये हार्डल क्या है, वैसे हिंड्रेंसेस क्या है, ये आज तक आ क्यों ना सकी? देखें, बात ये है कि ये सवाल तो आपको चीमा साहब से करना चाहिए था कि जिन्होंने ये क्लेम किया था कि पहले 100 दिनों में हम महंगाई खत्म कर देंगे, इतने घर बना देंगे, इतनी नौकरियां कर देंगे, कर्जे के कशकोल तोड़ देंगे, न होने की सूरत में हुकूमत छोड़ देंगे, नहीं होगा तो अल्लाह ना करे अपनी जान ले लेंगे। ये सवाल आपका चीमा साहब को बनता था। और दूसरी बात, मुझे अच्छा लगा कि कम से कम चीमा साहब ने एक बात तो मान ली, लेकिन बल्कि उन्होंने तो आज इल्जाम जो है अदालत पे लगा दिया है। और एक बात चीमा साहब ने ये भी तस्लीम कर ली है, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं इस बात को नहीं मानते थे कि नैब उनके जेरे कंट्रोल काम कर रही है। अभी मेरे भाई चीमा साहब ने ये कहा कि भाई हमने तो नैब की इंक्वायरियां बना दी, अब अदालतें जो है वो जो है अदालत कोई काम नहीं कर रही। तो भाई बात ये, अदालतें तो काम कर रही हैं। पहली बात तो आप ये बता दें कि आपने जो वादे वईद किए थे वो वादे आपके कहाँ गए? आपके जो लोग थे जिनके खिलाफ इल्जामात थे वो इल्जामात कहाँ गए? आपका किया हुआ सब ठीक है, बाकी लोगों के लिए सिवाय लेकिन सेनेटर साहब, क्या ये बात दुरुस्त है जो ये कहते हैं कि चले हमने तो सब कुछ कर दिया, लेकिन अब बात है इदारों का और इदारों पर हमारा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है? यानी इज इट द केस कि यहाँ पे जो केसेस आते हैं उसका कोई फैसला नहीं होता और यही हिंड्रेंस है कि लूटी हुई रकम वापस नहीं आ रही है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहता हूँ ना कि इसका मतलब ये तो एडमिटेड फैक्ट है कि इनका जो कहा है वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि इनकी नाअहली थी, इनको कोई समझ नहीं थी। अगर इनको ये सब इन मुश्किलात का इनको अगर पता नहीं था तो ये क्यों पीएम साहब जो हैं उस वक्त अपोजिशन में या कंटेनर के ऊपर खड़े होकर ये वादे वईद क्यों करते थे? अवाम को जो आज इतनी बड़ी कैबिनेट लेके वो बैठे हुए हैं, उस वक्त तो कहते थे कि 7-8 लोग जो है काम चलाने के लिए काफी हैं। पीएम हाउस को जो यूनिवर्सिटी बना देंगे, ये बिल्कुल जो है ये खाम ख्याली है, ये पब्लिक चक्कर जो उसका लॉस है। उसके बाद ये है कि 65 रुपए में वो हेलीकॉप्टर पे बैठ के आना जाना वो करते थे, साइकिल पे आने के उन्होंने ख्वाब दिखाए थे। उस वक्त उनको अंदाजा नहीं है। लेकिन एक बात ये है कि हब के अंदर वो ये तस्लीम करके गए हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास टीम नहीं थी, मेरी तैयारी नहीं थी और मुझे इख्तिदार दे दिया गया। मतलब वो इल्जाम आरटीएस को लगा रहे थे ना कि आरटीएस, बात ये है कि मेरी अभी प्रिपरेशन नहीं थी। और वैसे भी अगर आप देख लें तो उनकी जो 57 लोगों की 55 लोगों की जो टीम है उसमें पीटीआई का कौन होगा? उनका नारे तो उनका मैनिफेस्टो तो ये था कि नौजवान जो मेरे लिखे पड़े हैं वो मेरी कैबिनेट का हिस्सा होंगे। राइट हो गया सेनेटर साहब, मैं आपसे जरा एक ब्रेक ले लेता हूं, चले वक्फा लेते हैं, जरा डिस्कशन को जरा और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बात ये चल निकली है कि चले एक तरफ तो इंटरनेशनल मार्केट की कीमतें अप डाउन हो जाएंगी, लेकिन यहां पर जो करप्शन है वो भी महंगाई और माजी के किए हुए मुआहदे वो बड़ा एक रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त अवाम जिस महंगाई के बोझ तले। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब, हुकूमती टीम और उनके वुज़रा इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान में महंगाई है। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं पाकिस्तान अब भी सबसे सस्ता तरीन मुल्क है। इस पर जरा बात करते हैं कि कैसे सस्ता तरीन मुल्क है, कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब। अगर इदारा शुमारियात की बात की जाए तो 18.58% महंगाई है और 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। मेरा सवाल ये, प्राइम मिनिस्टर, आपकी टीम, आप सब लोग कहते हैं पाकिस्तान अब भी सस्ता मुल्क है, क्या ये पाकिस्तानियों के लिए सस्ता मुल्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, बात बिल्कुल ठीक है। इसे थोड़ा सा आप दो कंटेक्स्ट में देखें। एक कंटेक्स्ट है कि इस वक्त इन्फ्लेशन कितनी है।
इस वक्त इन्फ्लेशन है तकरीबन हमारी प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन थी कोई 8.7% या 8.4%, लेकिन मुझे जो साल क्लोज होता नजर आ रहा है 9 पॉइंट समथिंग पे होगा। अच्छा, अब एक ये है इन्फ्लेशन आज की करंट। दूसरा है कि दुनिया में एब्सोल्यूट टर्म में सबसे सस्ती चीज़ें कहाँ मिलती हैं, उसका 3 अदारों का सर्वे है। माई बैंक फाइनेंस कंपनी है, याहू फाइनेंस कंपनी है, माई बैंक का है, और इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ द ह्यूमन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसका सर्वे है। ठीक है। तीनों सर्वे के मुताबिक जो बेसिक स्टैंडर्ड है वो है न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी में जो चीज़ 100 रुपए की या $100 की मिलती है, बाकी दुनिया में कितने की मिलती है? न्यूयॉर्क सिटी में जो चीज़ 100 रुपए की मिलती है वो पाकिस्तान में 18 रुपए 30 पैसे की मिलती है। ये सबसे कम कीमत है। उसके बाद 24 रुपए की वही चीज़ अफगानिस्तान में मिलती है, 25.5 रुपए की वो चीज़ इंडिया में मिलती है, 32 रुपए की बांग्लादेश में मिलती है, 48 रुपए की सऊदी अरेबिया में मिलती है, एंड सो ऑन। तकरीबन 100 रुपए की नॉर्वे में मिलती है या स्वीडन में मिलती है। ठीक है, उस हिसाब से हम देखते हैं तो दुनिया का सबसे जो सस्ता मुल्क यानी सेकंड सस्ता तरीन जो मुल्क है अफगानिस्तान, और तीसरा इंडिया, और चौथा है उसमें अच्छा, और पहला सस्ता तरीन मुल्क कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान जी, पाकिस्तान जी, पाकिस्तान। पूरी दुनिया में जो चीज पूरी 193 मुल्कों में, दुनिया के 193 मुल्कों में जो सबसे सस्ती चीजें मिलती हैं वो पाकिस्तान में मिलती हैं। न्यूयॉर्क के हिसाब से यहाँ 18 रुपए 30 पैसे, बांग्लादेश अपना अफगानिस्तान 25 रुपए 24 रुपए, इंडिया 25 रुपए, मिस्र 25 रुपए, बांग्लादेश 32 रुपए, वियतनाम 32 रुपए, सऊदी अरेबिया 48 रुपए, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक हो गया, वही चीज आपका अमेरिका में 76 रुपए। आपका पॉइंट आ गया। एक मिनट सर, नहीं, एक मिनट सुन लेना। अब आप कह लें कि एब्सोल्यूट टर्म में सस्ता होना या अफोर्डेबिलिटी होना, ये आप कह लें कि अगली बात लोग करते हैं जी कि आपकी इनकम क्या है। हम दुनिया के 40 मुल्कों से ज्यादा अमीर हैं, हमारा जीडीपी ज्यादा है। हम दुनिया के को तकरीबन 50 या 52 मुल्कों से परचेजिंग पावर के पैरिटी के हिसाब से अमीर मुल्क हैं। ठीक हो गया, और उन सब से भी हम सस्ते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। लोगों की इनकम मैं जरा ले लेता हूं, ये आपने बड़ा क्लियर कर दिया इसके अंदर कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। बेंचमार्क आपने न्यूयॉर्क को बनाया। रमीना साहिबा, खामोखाई में आप लोग जो है वो इस चीज के ऊपर शोर मचाते हैं। पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है और 40 ममालिक से अमीर भी है। हमें और जहां कहीं भी आपको एनालिसिस करना पड़े हम करने को तैयार हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं, मैं जवाब ले लेता हूं, जवाब ले लेता हूं। क्यों एहतजाज है? सस्ता तो है। देखिए, बिल्कुल सस्ता है, इतना सस्ता है कि मौत, तो मैंने पहले भी कहा कि मौत सबसे सस्ती है। तब्दीली इनका नैरेटिव था जिसका कि मुखफ़फ़, जिसकी एब्रीवेशन करें तो तबाही, बर्बादी, धोखा। ठीक है, फिर आपने गुरूर और लागर बना तो दिया अपने अवाम को। आप मुझे बताएं, सस्ता इनको शौक है? इनको ना वो होते हैं ना जो बच्चे फेल हो रहे होते हैं, तो वो कहते हैं नीचे से देखें, हम फेल होने वालों में से नीचे से तो हम ऊपर ही आए ना, तो ये वो लोग नहीं, सस्ता नहीं है वो। न्यूयॉर्क की मिसाल, बेंचमार्क। आप जस्ट इमेजिन द मेंटल लेवल कि आप न्यूयॉर्क से पाकिस्तान को मिला रहे हैं, डेवलप्ड तरीन कंट्री। सारी दुनिया का एनालिसिस है। I don't talk, I didn't interrupt you, I didn't interrupt you, please. I didn't interrupt you, please. मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मुझे मत कीजिए। सारे दुनिया का एनालिसिस। वो उनके कहने पे क्या, वो तो कहेंगे कि चांद अभी निकला है तो अभी निकला है, सुबह हो गई तो सुबह होगी। ऐसे नहीं होता। आप मुझे बताएं 3 साल के अंदर आपने तनख्वाह कितनी बढ़ाई है गरीब की? आप मुझे बताएं कि एक जगह पे अगर महंगाई होती है, एहसास प्रोग्राम दिया है ना, वो एहसास में एहसास ही नहीं है। द बिगेस्ट इशू का एहसास प्रोग्राम जो किया है, ऐसा वो पता नहीं उनको जिनको मिल रहा होगा, मुझे तो खैर पता नहीं है ना, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। हम तो जिस चीज़ को देख रहे हैं प्रैक्टिकली वो हम देख के बात कर रहे हैं कि जो वाइट कॉलर इंसान है वो भी मर गया है। एक्चुअली तो उनका लोगो ये है कि अमीर अमीर तरीन होता जाए और गरीब गरीब से ख़त्म होता जाए। मुझे ये बताएं कि आई एम ए सिंगल हैंडेड वुमन, लाइक मैं एक सिंगल मदर हूँ। मुझे इस टाइम एक पोजीशन पे होते हुए भी आई एम अनएबल टू मैनेज माई थिंग्स। एक गरीब आदमी क्या करता होगा? जिस आपने हर थोड़े दिनों के बाद आप बिजली के बिल के ऊपर आप लगा कोई ना कोई नया टैक्स लगा देते हैं। आप कहाँ से आप कह रहे हैं कि आप सस्ते तरीन मुल्क हैं? सस्ते तब होते जब आपके अवाम को जिंदगी सस्ती मिल रही होती, जब उनको जरूरियात जिंदगी जो है परचेजिंग पावर की बात की उन्होंने, लेकिन 40 ममालिक से भी बेहतर है हम ऊपर। आप मुझे इस टाइम किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं उन मुल्कों में जाके नहीं रह रही हूँ। आप अगर मुझे ये कहेंगे कि ये फोन उतने का वहां पर है, ये रोटी इतने 5 रुपए की रोटी वहां पे 2 रुपए की है, तो मुझे उससे क्या है? मेरे मुल्क में रोटी कितने की है, मेरे पास कितने की पहुंच रही है, मुझे तो उससे गर्ज है। इस वक्त जो आपकी जमात पूरे मुल्क में एहतजाज कर रही है और इसी महंगाई के ऊपर है, आप भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान वैसे सस्ता तरीन मुल्क है? चीमा साहब तो ये कह रहे हैं, वैसे डू यू एग्री विद दिस? देखें मैं गुजारिश ये करूं कि सिवाय ये लफ्जों का हेर फेर, इनकी घन करज जो है
सिर्फ यही है कि ये बता देते हैं, हिंसे बता देते हैं। अवाम का जो पेट है ना, हिंसों से नहीं भरता। अगर आप देख लें तो इनके क्रेडिट में सिर्फ ये झूठे नारे ही हैं। अब फिलहाल आप देख लें कि इनके अपने जो फिगर्स इशू की हुई हैं, मैं रुबीना साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि हर चीज कम से कम 200 गुना, 300 गुना, 250 गुना चीजें जो है वो ऊपर जा चुकी हैं। अब वो उन्होंने खुद कह दिया है कि लेकिन वहां की जीडीपी को वैसे एक चीज ऊपर नहीं गई है शाह साहब, आमदन ऊपर नहीं गई है वैसे। मैं तो वही कहने जा रहा था ना कि शायद मैं चीमा साहब ने ये नहीं देखा कि वहां की जीडीपी क्या है, पाकिस्तान की जीडीपी क्या है, कितने लोगों को इन्होंने रोजगार दिए और कितने लोग जो है उनको इन्होंने बेरोजगार किया। तो मेरा कहना यह है भाई, आप कहीं किसी गली कूचे में चले जाएं, आम लोगों से आप जाके देखते हैं डेली आप टैक्स बढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं। आपने लेवी बढ़ा दी, पेट्रोल बढ़ा दिया, दवाइयां बढ़ा दी, चीनी बढ़ा दी, आटा बढ़ा दिया, आपने क्या चीज। और सबसे बड़ी बात यह है कि बेइंसाफी की इंतहा ये है कि इनके अपने वजीर आला की मौजूदगी में मर्डर हो जाता, कोई केस का फैसला नहीं होता। उस वक्त अपोजिशन में तो कहते थे कि जनाब उसी जगह पे खड़े होके फांसी दें। भाई ये जो लोग कत्ल हो रहे हैं इनको फांसियां कौन देगा, इनकी इन्वेस्टिगेशन लेकिन कौन सेनेटर करेगा, साहब ये किस बेंचमार्क के ऊपर, मैं से जब पूछना चाह रहा हूं कि किस बेंचमार्क के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ये सस्ता तरीन मुल्क है, क्योंकि चीमा साहब ने भी कह दिया कि दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क जो है वो इस वक्त पाकिस्तान है, सबसे सस्ती चीजें। भाई बात ये, मैं तो ये कह रहा हूं कि शुरू से तहरीक इंसाफ जब से बनी है, गलत बयानी के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। आपको याद है इनका नारा हुआ करता था, एनआरओ नहीं दूंगा, सुबह पूछो सुबह का सलाम अलैकुम, एनआरओ में नहीं दूंगा। कोई बात भी इनसे करें, यूनिवर्सिटी चले जाएं, एनआरओ नहीं देगा। भाई बात ये, इनकी तकरीरें वही की वही रटी हुई जो अपोजिशन में चलती थी वो अब हुकूमत में चलती हैं। इनको यकीन ही नहीं है कि गवर्नमेंट में बैठे हैं। ये सब नहीं, एनआरओ आप मांग रहे हैं, अभी बात आप एनआरओ मांग रहे हैं? हम नहीं मांग रहे, मैं इनकी बात इन्होंने अपने आप को दी है। अभी जो इन्होंने ऑर्डिनेंस जो जारी किया है, हम क्यों मांगे? हम तो अदालतों में खड़े हुए हैं। हमने कभी, आप जहां तक पाकिस्तान पीपल पार्टी की बात है, हमने हमेशा इंसाफ अदालतों से मांगा है। आज चीमा साहब तो खुद कह रहे हैं ना कि हमें हमारे अदालतें जो हैं कुछ डिलीवर नहीं कर पा रही। तो मेरा माफी चाहूंगा। ठीक है सेनेटर साहब, मैंने एक ब्रेक ले लेनी है, चले वक्फा ले लेते हैं, एक वक्फा ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो जरा इस पर बात कर लेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं, मुशीर खजाना भी ये वाली बात करते हैं कि आइंदा आने वाले 3-4 माह के अंदर इंटरनेशनल प्राइसेस कम होंगी, पाकिस्तान में भी चीजें सस्ती हो जाएंगी। एक ब्रेक लेते हैं, चीमा साहब से जरा बात कर लेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान में आने वाले दिनों में चीजें सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि जो इनके इत्तेहादी हैं मुस्लिम लीग काफ, वो खुद ये कहते हैं कि हुकूमत जान ले अगर महंगाई कंट्रोल ना की तो हर किस्म की परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगी। बड़ा चैलेंज हुई है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। जमशेद इकबाल चीमा साहब, प्राइम मिनिस्टर और आपकी जो फाइनेंस की टीम है वो कहती है आने वाले 3-4 माह में चीजें सस्ती हो जाएंगी, इंटरनेशनल मार्केट पे यहां भी सस्ता नहीं होगी। उसका असर पड़ेगा? क्योंकि हमने देखा हालिया दिनों में मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस कम हुई, लेकिन यहां पे उसकी रिफ्लेक्शन नहीं हुई, वो असर लोगों तक नहीं पहुंचा। कैसे यकीन कर लें कि आने वाले दिनों में चीजें सस्ती होंगी? अच्छा, दूसरी इसमें जो बात उस वक्त पूरी नहीं हो सकी थी, मैं बात कर रहा था कि हम सस्ता मुल्क हैं, उसमें दूसरी एक सर्वे आप देखें, मोटी मोटी चीज़ें क्या हैं। मोटी चीज़ पाकिस्तान में आटा है, मोटी चीज़ सबसे तेल है, एडिबल ऑयल है, बाकी चीज़ें हैं। तो तेल भी अगर देखें तो स्वाय दुनिया के 21 मुल्क जो तेल एक्सपोर्ट करते हैं उनके अलावा सबसे सस्ता तेल हमारे यहाँ है। आपके साथ ही इंडिया 200-250 रुपये, 280 रुपये है, बांग्लादेश में 180 रुपये है, इंडिया में 246 रुपये है। हमारे यहाँ 146 है, इंडिया में 246 है और आपका बांग्लादेश में 180 रुपये है। इसी बात उन्होंने कहा जी हमने कोई महंगाई ज़्यादा कर दी। देखें शहबाज शरीफ साहब, ये अपना परवेज़ अलाई ने आटा 19 रुपये किलो दिया इनको, 19 रुपये किलो जो आटा दिया, तो शहबाज शरीफ साहब ने जब हमारे हाथ में पकड़ाया उस वक्त आटा 38 रुपये था। ये 10 साल में 38 रुपये मतलब डबल प्राइस हुई। हमारे यहाँ आज भी आपको 55 रुपये मिलता है, लेकिन पीपल्स पार्टी के इलाके में 80 रुपये मिलता है। लेकिन चीमा साहब, आपकी हुकूमत के अंदर चीजें जो है ना, आपकी हुकूमत में चीजें जो है ना वो 3 रुपए से 30 रुपए तक पहुंच गई हैं, यानी डबल ट्रिपल हो गई, 4-5-6 गुना ज्यादा बढ़ गई। उसमें देखें 2-3 चीजें बड़ी हैं। एक आपकी गैस है, गैस आपके देखेंगे आपकी LPG जो है ये $8 MMBTU जो थी वो $34 की हो गई। चले फिर आपका मुझे ये बता दें चीजें सस्ती होंगी या नहीं होंगी, मुझे ये बताइए चीजें सस्ती होंगी या नहीं होंगी और कितनी होंगी?
देखें ये 10-12 साल बाद एक साइकिल आता है चीज़ों के, सारी कमोडिटीज महंगे होने का वो आया साइकिल, ये साइकिल ने रिवर्स होना है। हम अच्छा। समझते हैं कि मार्च अप्रैल तक रिवर्स हो जाएगा, ये मार्च अप्रैल तक रिवर्स होगा। और हमारे यहाँ जो महंगाई है, एनर्जी की महंगाई जितनी भी है, ये रिलेटेड है इंटरनेशनल मार्केट के साथ। एनर्जी और मेटल के हम हैवीली इंपोर्टर हैं, मोर देन 80% हम इंपोर्टर हैं। इनकी जो महंगाई है ये सारी की सारी रिलेटेड है इंटरनेशनल मार्केट के साथ। इसलिए रिवर्स होना है, ये 3 से 4 महीने में रिवर्स हो जाएगी इंशाल्लाह। पार्शियली रिवर्स होगी क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता होगी। राइट हो गया Partially रुमीना, reverse होगी। ठीक है, मैं रुमीना साहब से हाँ, कमेंट ले लेता हूं। रुमीना साहब भाई, आप समझती हैं कि ये चीजें रिवर्स हो जाएंगी, डिलीवर हो जाएगा लोगों को? जैसे 3 साल में हो रहे हैं ना, एक सबसे ज्यादा जो मिसिंग कंपोनेंट है जिसके ऊपर इस टाइम प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि फोकस करें और बहुत ज्यादा जरूरत है, वो है यू टर्न मिनिस्ट्री की। 3 साल में आप देखें हर बात पे यू टर्न, वो झूठ और धोखे को आप यू टर्न मिनिस्ट्री का नाम दें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आप मुझे आज तक बताएं कौन सी ऐसी चीज है जब ऊपर गई है तो नीचे आई है? आप मुझे सिर्फ एक चीज का नाम ले दें, चाहे वो हमारा दौर हो, किसी का भी दौर हो, इट्स नॉट पॉसिबल। और फिर दोबारा वही बात कि अगर आप किसी और के मुल्क के साथ, चले बहुत नीचे आ गई, आप दवाइयां बताएं ना। एक मरना यहाँ पे महंगा हो गया, जीना यहाँ पे महंगा हो गया, बीमार होना महंगा हो गया। हाँ, आप मेडिसिन लेने के लिए आ जाएं, जो एक आम गोली, मैं किसी भी गोली का नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि लगेगा शायद किसी कंपनी की तरफ से, आप आम नॉर्मल किसी भी गोली का, बुखार की गोली लेने जाएं, आप बताएं मुझे पहले वो 12 रुपए का अगर पता था या 15 का था, तो इस टाइम पे तो आप लोग भी तो कुछ नहीं कर रहे ना रुमीना साहब। ऑपोजिशन सब कुछ कर रही है। देखें नहीं, मैं एक बात बड़ी जेन्युइनली कहना, अपनी जाती तौर पे, अपनी जाती कैपेसिटी में मैं ये जरूर कहूंगी कि जो थोड़ा सा रह गया टाइम, इनका जरूर पूरा होना चाहिए ताकि ये मुगालता ना रह जाए इनको कि हम पूरा रह जाते तो हम पता नहीं क्या पार्ट आ जाते। इन्होंने जो बेड़ा गर्क मुल्क का किया है। और दूसरी बात ये कि आप किस तरह अपने आप को दूसरों से मिलाते हैं। आप मुझे बताएं, अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की, उनका, हमारा 1 रुपया, उनका 2 रुपए, आप किसी तरीके इसको किस तरह मैनेज कर रहे हैं? आप डॉलर की अगर बात करते हैं, ये हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात ये कि आप अगर शहबाज शरीफ साहब की बात करते हैं, आज उन्हीं के मंसूबों पे, उन्हीं की तख्ती पे तख्ती लगाने आप जाते हैं। आप उनकी डेंगू को आप देख लें, बीमारियों को देख लें, वो तो मुफ्त इलाज और न जाने क्या क्या कुछ होता था। ठीक है, लेकिन आपने तो बड़ा गलत कर दिए। आप एक्सपेक्ट करते हैं और फिर आप समझते हैं कि ये चीजें कम हो जाएंगी, रिलीफ मिलेगा, लोगों तक चीजें पहुंचेगी? आपका कहना बजा, लेकिन मैं चीमा साहब को ये याद कराऊंगा कि हम किसको माने, या हम शौकत तरीन को माने या असद उमर को माने। असद उमर ने तो कहा कि ये हालात ठीक होने में 15 साल लगेंगे। शौकत तरीन साहब ने कल कहा, उन्होंने कहा जी कि अभी तो महंगाई और होगी, अभी तो ये चीजें इतनी बढ़ेंगी। तो भाई बात ये है कि अब बताएं कि हम किसको और आज प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि 3-4 माह में महंगाई जो है वो कम हो जाएगी, यानी कीमतें कम होंगी, कम हो जाएगी। तो वही मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि इनकी अपनी कैबिनेट और इनमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। लेकिन इनकी बातों से पहले, जैसे मैं कह चुका हूं, कि आप आवाम से पूछें, आप अपने घर वालों से पूछें, आप अपने जो सिस्टम है उसको आप जाके देखें, आपके साथ जो लोग काम करते हैं। मैडम ने सही पॉइंट आउट किया है कि भाई आप बताएं 3 साल में आपने आवाम को क्या डील। लेकिन सेनेटर साहब एक चीज और कि आपकी अपोजिशन में आप है, पीएमएलएन है, पीडीएम का एक इत्तेहाद है, लेकिन उसके अंदर हम देखते हैं कि पहले इत्तेहाद होता है, आपस में मिल बैठते हैं, कोई ऐसी चीजें आ जाती है। रिसेंटली जो जरदारी साहब के हवाले से जो स्टेटमेंट चली और वो मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, ये चीजें आपके इत्तेहाद को डेंट नहीं पहुंचाती हैं? क्या जरूरी है कि ऐसे स्टेटमेंट? देखें जी, देखें मैं गुजारिश ये करूं कि वो हमारी पॉलिटिक्स, इलेक्शन की अपनी पॉलिटिक्स है। आप इस वक्त बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, वो आवाम को क्या डिलीवर कर रही है। हम जो कुछ कर रहे हैं, हमारे पिछले अदवार को इनके साथ आप कंपेयर करके देख लें कि हमने डॉलर को कहां पे छोड़ा, चीजों को हमने कहां पे छोड़ा, आज हम कहां खड़े हुए हैं। राइट, ओके सर, आई हैव टू थैंक यू सर, बट ऑन दिस नोट कि अगर आपकी पॉलिटिक्स, आपकी इलेक्शन की है, तो आवाम के लिए जो पॉलिटिक्स और आवाम की बेहतरी के लिए वो कौन करेगा, ये अभी भी एक बहुत बड़ा सवाली निशान है। सेनेटर साहब थैंक यू सो मच, जमशेद इकबाल चीमा साहब आपका बहुत शुक्रिया, रुमीना साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। फरीद रीस को इजाजत दीजिएगा।